सबका नमस्कार। मैं प्रोफेसर मंगला रानी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से आप सबके समक्ष हूँ। आज मैं देवशील के मंच पर हूँ, तो मैं देवशील के विषय में कुछ अवश्य कहना चाहूँगी। बहुत आभार रश्मि अभया जी जिसने मुझे आमंत्रित किया है, और यह जो मंच है उन्होंने उनके माता पिता के प्रति यह संस्था बनाई है जो श्रद्धांजलि स्वरूप वह इसमें कार्यक्रम कर रही हैं। तो माता पिता के प्रति जो लगाव, जो झुकाव, जो समर्पण होता है, ऐसा व्यक्तित्व बहुत ही मजबूत इरादों वाला होता है। तो रश्मि अभया जी एक साहित्यिक तो हैं ही, एक बहुत योग्य सुपुत्री हैं। और रश्मि अभया जी को मैं बहुत अधिक पसंद इसीलिए करती हूँ कि वह श्रेष्ठ कवयित्री तो है ही, वह बहुत ही मजबूत पत्रकार भी है, और माता पिता को असीम प्रेम करने वाली एक बहुत लायक सुपुत्री है। तो मैं देवशील के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ, और रश्मि अभय जैसी एक सुपुत्री को बहुत प्रेम देती हूँ। और इस मंच पर तो मुझे आना ही था। बहुत दिनों से रश्मि जी मुझे बुला रही थी कि मैं इस मंच पर आऊं, लेकिन मैं समय नहीं पा रही थी क्योंकि विश्वविद्यालयीय काम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और अन्य साहित्यिक और सांस्कृतिक कामों में मैं लगी हुई थी, लेखन में और बच्चों को पढ़ाने में लगी रहती हूँ, इसलिए समय कम निकल पाता है। रश्मि, क्षमा कि मैंने आपको बहुत प्रतीक्षा करवाई, लेकिन बहुत प्रेम से मैं आज आप सबके बीच हूँ, और जो विषय मुझे मिला है बहुत प्रेम से आप सारे लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत करने वाली हूँ। यह जो विषय है वह एक ऐसे व्यक्तित्व के प्रति है जो जितना ही मृदुल है उतना ही मजबूत है। अत्यंत मजबूत और अत्यंत मृदुल, अत्यंत सॉफ्ट, ऐसे इस साहित्यकार, एक शिक्षक और समाज चेता और दार्शनिक, ऐसी उस रचनाकार को मैं नमन करती हूँ। मैं आज डॉक्टर उषा रानी सिंह के अद्भुत व्यक्तित्व पर कुछ चर्चा करने के लिए देवशील मंच पर उपस्थित हूँ। आप सबके बीच हूँ, और डॉक्टर उषा रानी सिंह के कुछ ऐसे पहलू जो सब नहीं जानते हैं वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। उनके जीवन के प्रसंग में, उनके कृतित्व के संदर्भ में, उनके विचारों के संदर्भ में, उनके दर्शन के संदर्भ में हम सब आज विचार करेंगे। मैं एक तरफा बोलूँगी, लेकिन विचार तो आपके मन में जन्म लेगा ही कि कैसी वह रचनाकार थी। मैं पहले जीवन के संदर्भ में बात करना पसंद करूंगी। किसी भी लेखक या साहित्यकार या किसी भी व्यक्तित्व के विषय में जब हम चर्चा करते हैं तो जीवन के संदर्भ में चर्चा करते हैं। तो डॉक्टर उषा रानी सिंह को मैं वहाँ से देख पा रही हूँ जहाँ वह छोटी बालिका के रूप में मुंबई के कॉन्वेंट में पढ़ रही होती है। इंजीनियर पिता के साथ वह मुंबई के कॉन्वेंट में पढ़ रही है। अंग्रेजों का साम्राज्य है उस वक्त। डॉक्टर उषा रानी सिंह का जन्म 1940 ईस्वी का है, तो 4-5 साल की रही होंगी जब अंग्रेजों का शासनकाल था, और उनकी शिक्षा वहाँ के कॉन्वेंट में चल रही थी। और किस प्रकार वह सबकी दुलारी थी, ऐसे बहुत सारे वर्णन हमने सुन रखे हैं। 1947 में जब देश आज़ाद हो जाता है, कुछ साल वहाँ रहने के उपरांत वो लोग गांव वापस आते हैं, और यहीं से उनका मैट्रिकुलेशन होता है। वह स्कूलिंग करती हैं गांव के स्कूल से। कहाँ मुंबई के कॉन्वेंट में पढ़ने वाली वह बालिका गांव में आती है, और गांव में किस प्रकार का रच बस जाती है, यह एक अमूल्य सांस्कृतिक मूल्य का परिचायक है। कहते हैं कि बहुत छोटी उम्र में उन्होंने मैट्रिकुलेशन कर लिया था, क्योंकि प्रखर प्रतिभा, असीम प्रतिभा थी उनके अंदर, और उन्होंने 11 वर्ष की अवस्था में ही मैट्रिक कर लिया था।
और सारे उधर के लोग, सारा समाज, सारे जवार के लोग उन्हें देखने आया करते थे कि कैसी वह बालिका है, क्योंकि एक तो स्त्री शिक्षा बहुत कम बिहार में उस वक्त, और बिहार क्या पूरे देश में ही स्त्रियों की शिक्षा के प्रति इतनी चेतना नहीं थी, और दूसरे इतनी कम उम्र में उस बालिका ने मैट्रिकुलेशन किया था, जिसके लिए उन्हें देखने लोग आया करते थे। और मैंने सुना है कि वह छोटी सी बालिका, घुंघराले बालों वाली, छोटे छोटे बाल और पैंट शर्ट में खड़ी होती, एक छोटे सलोने बालक की तरह दिखाई देती, और लोग आश्चर्य से उन्हें देखा करते कि इस बालिका ने इस पूरे जवार का नाम रोशन किया है। और इसीलिए बाद के उनके कामों के लिए एशिया पैसिफिक हुइजू में भी उनका नाम है, और विश्व के व्यक्तित्व में भी उनका, डॉक्टर उषा रानी सिंह का नाम आया है, उनके साहित्यिक, सामाजिक और दार्शनिक कृतित्व के लिए और अपनी उस समय की शिक्षा के लिए। तो वह एक किसान का परिवार, समृद्ध किसान का परिवार है, जहां उनका लालन पालन होता है और मैट्रिक पास करती हैं। लेकिन उस जीवन का विकास किस ओर हो रहा था, यह विधि अपनी रचना भी साथ साथ कर रही थी। वह जो साहित्यिक सरोकारों से आगे बढ़ने वाली थी, वह उस वक्त विभिन्न कवि साहित्यकारों की कविताओं को अपनी कविताओं में जो छपी हुई होती थी पेपर में, उसको काट कर अपनी कॉपियों में सजाया करती थी। वो चिपका कर रखती और बार बार उसको पढ़ने का आनंद लेती, और लोग चर्चा करते कि इसे कविताएं इतनी पसंद थी कि वह उस समय लिखने वाले बहुत सारे बिहारी लेखकों या फिर पूरे देश के लेखकों की रचनाएं अपनी कॉपियों में सजाया करती थी। और आश्चर्य इस बात से होगा आप सबको कि उन्हीं में एक कवि था, जिससे एक कवि था जिसका नाम था डॉक्टर सीताराम दीन। उस बालिका को पता नहीं था कि भवितव्य क्या है, जीवन किस ओर जा रही है, किस दिशा की ओर जा रही है। 1954 में जब वो 14 साल की थी, तो उसके पिता उनके लिए, उस समय 14 साल में लड़कियों की शादी हो जाती थी, तो उनके लिए वर तलाशने निकलते हैं। और सबने कहा कि आपकी बालिका जो एक अलग ही व्यक्तित्व की बालिका है, इसके लिए लड़का ढूंढना आसान तो नहीं होगा। तो किसी एक शिक्षक ने बताया कि एक बड़ा तीव्र बुद्धि और प्रकाशवान एक बच्चा है, एक लड़का है जो पटना विश्वविद्यालय में अभी पीजी कर रहा है, अगर आप चाहें तो उससे बात करें। वैसे वह बहुत अमीर नहीं है, उसके पास पैसों की कमी है, लेकिन जिस प्रकाशवान पुत्री को आप किसी के लिए आप साथी की तलाश कर रहे हैं, तो उसके लिए वह प्रकाशवान लड़का ही बहुत सूट करता है। और पिता भी वह कैसा था, वह जो कि अपनी बेटी को, घर में काम क्या होता है लड़कियां नहीं जानती थी, उस परिवार की इतनी समृद्धि थी कि बहुत लाड़ प्यार से पाली गई थी। तो उनके लिए समृद्ध परिवार के लड़के बहुत सारे उनके घर ऑफर थे, लेकिन वो गए उस गरीब लड़के को मिलने। और जब उन्होंने उस लड़के को देखा तो ऐसा लगता था जैसे कि वो इसी लड़के की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने लड़के से जब कहा कि मेरी सुपुत्री है, तो उन्होंने यही कहा था, उस लड़के ने यही कहा था कि मेरे शरीर पर जो वस्त्र हैं वही मेरा धन है, मैंने जो ज्ञान अर्जित किया है वही मेरी समृद्धि है। आपकी बेटी अगर इतना संघर्ष करने की क्षमता रखती है तो ही आप इस बात को आगे बढ़ाएं, अन्यथा इस बात को यहीं रोक दें, क्योंकि मेरे साथ जुड़ने वाली मेरे साथी को बहुत संघर्ष करना होगा। और उस पिता ने कहा कि मैं तो आपकी ही खोज में आया था और यही मेरी यात्रा समाप्त होती है, मुझे मेरी बेटी के लिए योग्य वर मिल गया है। उस समय तक उन्हें पता नहीं था, पिता को पता नहीं था, पुत्री को पता नहीं था कि ये लोग उसकी कविताएं पेपर से काट कर कॉपियों में चिपका रही है बेटी। हालांकि यह बात
शादी के समय से कुछ ही दिन पहले डॉक्टर उषा रानी सिंह, जो उस समय बालिका हैं, उनको पता चलता है कि उसका होने वाला पति वही है जिसकी कविताएं वो पढ़ा करती है और कॉपियों में चिपकाया करती है। और घर में महिलाओं ने विरोध कर दिया कि मेरी बेटी गरीबों में नहीं जाएगी, मेरी बेटी संघर्ष नहीं कर पाएगी। और उस समय उन्होंने अपनी स्वीकृति दी थी कि हाँ, मेरे लिए यह लड़का उचित है। और जीवन पर्यंत लोगों ने इस जोड़ी को शिव पार्वती की जोड़ी ही कहा। बिल्कुल शिव पार्वती की जोड़ी की तरह दोनों साथ साथ बने रहे। ऐसे दंपति को स्मरण कर चित्त आह्लादित हो जाता है। यहाँ से उनकी दूसरी यात्रा चलती है, जब जीवन संघर्ष की ओर बढ़ती हैं और साथ साथ दीक्षा भी, क्योंकि वह उस समय इंटर में ही पढ़ रही थी जब इनका विवाह हो जाता है। और बाद के समय में वो अपनी शिक्षा की ओर आगे बढ़ती हैं। पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने पीजी की, वहाँ फिर उन्होंने साथ साथ सब कुछ काम चलते रहे। उनके बच्चे होते रहे, बच्चे बड़े होते रहे और उनकी पढ़ाई चलती रही। और उन्होंने पीएचडी की, बीएड किया, एमएड किया। लगातार बहुत अच्छे अंकों से उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी और साथ में साहित्य कर्म चलता रहा। साहित्य कर्म ऐसा कि कहते हैं लोग कि बचपन से जब वो कविता लिखती थी तो स्कूल में उसे हमेशा ही पारितोषिक मिला करता था। इस वैशाली के आंगन में बोतू भी एक प्राणी है, ऐसी हमने सुनी कि ऐसी कविता उन्होंने एक बार पढ़ी थी स्कूल में। यानी उनके अंदर हास्य का एक बहुत सुंदर बीज था जिससे वो अपने आसपास हास्य। बोतू एक ऐसा प्राणी होता है जिसके भेड़ का एक ऐसा, जो उसके बहुत बाल होते हैं और बहुत शांत होता है, तो उस ओर कोई ध्यान नहीं देता। ऐसा एक प्राणी होता है जो गाँव में देखा जाता था, अब तो नहीं दिखता। भेड़ ही है वो। तो वो उसी पर उन्होंने वो कविता रची थी, इस वैशाली के आंगन में बोतू भी एक प्राणी है। मैंने कभी सुनी थी ये रचना उनकी, जिनकी एक दो पंक्तियां स्मरण रह गई। लेकिन उषा रानी सिंह गंभीर लेखिका के रूप में उभरी। बाद में उनके बहुत सारे सारी पुस्तकें प्रकाशित हुई, गद्य में भी, काव्य में भी, और सामाजिक चेतना से प्रदीप्त व्यक्तित्व रहा। हमेशा ही आसपास क्या कुछ हो रहा है उन्हें सबने पसंद किया। ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं मिला, नहीं कहता उनके विषय में कोई विरोधी बातें नहीं सुनी गई, सबने पसंद किया। और वह जब शिक्षिका होती हैं तो एक अद्भुत शिक्षिका होती हैं। उनके पीछे विद्यार्थियों का हुजूम चला करता, उन्हें इतना अधिक पसंद किया जाता। कहीं भी जाओ उनके दो चार विद्यार्थी मिलते जो उनकी प्रशस्ति गाते रहते, इतना ज़्यादा उन्हें पसंद किया जाता कि पढ़ने और पढ़ाने के अतिरिक्त उनकी दुनिया बहुत ही समृद्ध रही। विद्यार्थियों से और शुभचिंतकों से सभी उन्हें बहुत प्रेम करते। और साथ साथ उनकी जो यात्रा चल रही थी वह चल रही थी। ऐसे ऐसे मानवीकरण अलंकार देखने को मिल जाते हैं। मुझे याद आ रहा है, आकाश जम्हाई ले रहा है। आकाश जम्हाई ले रहा है एक अजीब रूपक है कि वह मानवीकरण है कि आकाश को एक मनुष्य जब अंतःकरण से मनुष्य थोड़ा सा आलस्य अनुभव करता है तो उसे आकाश भी जम्हाई लेता हुआ दिखाई पड़ता है। मट्टी पर बिखर रही पंखुड़ी भी हंसती है, मटक रही कलियों से हौले से कहती है। कैसा संवाद है कली और पंखुड़ी का। ये सब सारे संवाद मुझे अभी स्मरण हो रहे हैं जब मैं उनकी चर्चा करने के लिए बैठी हूँ। उस समृद्ध साहित्यकार को मैंने खूब पढ़ा क्योंकि उनकी रचनाएं ऐसी थीं कि जिस समय हम विद्यार्थी हुआ करते थे, आर्यावर्त एक पेपर अखबार निकलता था और उसमें उनके रेखाचित्र छपा करते थे। और उस समय के विद्यार्थी उन रेखाचित्र को पढ़ने के लिए आर्यावर्त खरीदा करते थे। और आर्यावर्त में मतलब एक स्तंभ ही था इनका, जो रेखाचित्र ये लिखा करती थी। और बहुत सारे फैन थे, बहुत सारी चिट्ठियाँ उन्हें लिखा करते, हम सब भी लिखा करते। इतनी अच्छी लेखिका
उनके उस समय के प्रकाशन में मिल जाते। वैसे बहुत सारी पत्रिकाओं में उनकी कहानियाँ, उनकी कविताएं, उनकी समीक्षाएं निकला करती और लोग पढ़ा करते और जानते थे कि यह लेखिका बहुत दूर तक जाएगी, इसकी यात्रा छोटी नहीं होगी, बहुत लंबी होगी। मैं सबसे पहले उनके गद्य और काव्य में गद्य की चर्चा करूंगी। गद्य में जो उनकी पहली रचना प्रकाशित होती है वह है बोलती रेखाएं। आपको आश्चर्य होगा कि यह पुस्तक छपी थी 1972 में। 1972 में इसका पहला संस्करण आया था और बाद में और 3 संस्करण आए। तीसरा संस्करण 1993 में आया था और 1972 से 93 तक इतनी प्रतियां बिकी, इतना लोगों ने इस पुस्तक को पसंद किया, पढ़ा, समीक्षाएं की, चर्चाएं की, इनको अप्रिशिएट किया, इनकी प्रशंसाएं हुई। लेकिन आश्चर्य इस बात से होगा आपको कि साहित्य समाज किस प्रकार जकड़ा हुआ है अपने ही कुछ खास दायरों में, कि अभी के समय में एक पुस्तक निकली बिहार से। बिहार की लेखिका हैं, उन्होंने रेखा चित्रों पर एक किताब निकाली जिसका शीर्षक बोलती रेखाएं हैं। जिसका शीर्षक, ध्यान से सुनिए, इसका शीर्षक बोलती रेखाएं हैं, जो कि इस डॉक्टर उषा रानी सिंह की पुस्तक का नाम था बोलती रेखाएं। लेकिन उस बोलती रेखाएं में विभिन्न रेखा चित्र लिखने वाली लेखिकाओं के नाम हैं और संकलन हैं, लेकिन उसमें उषा रानी सिंह की एक भी रचना, एक भी रेखा चित्र उसमें सम्मिलित नहीं किया गया। और जब लोगों को पता चला कि रेखा चित्र पर बिहार के लोग लिख रहे हैं और बिहार के लोगों ने संकलित किया है और उसमें उषा रानी सिंह, तो बहुत आश्चर्य हुआ। लेकिन ये समाज है और ये साहित्य समाज है, यह अपराध है कि लोग जो चले जाते हैं वो इस प्रकार भुला देते हैं या फिर जानबूझकर भुला देते हैं और उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। उसके रास्ते उनके जाने के बाद भी ये द्वेष रह जाते हैं और उनके रास्ते बंद करने की आपराधिक वृत्ति चलती रहती है और उसमें बोलती रेखाओं की कोई चर्चा नहीं हुई। बोलती रेखाएं की तीसरा संस्करण मैंने देखा है। बोलती रेखाएं में डॉक्टर उषा रानी सिंह ने जीवन को बड़े निकट से देखते हुए जैसे जैसे व्यक्तित्व को उन्होंने देखा उसको वैसे वैसे वो लिखती चली गई और इतनी सच्ची लेखनी कि व्यक्तित्व को बिल्कुल खड़ा कर दिया समक्ष। उस समय जब हम पढ़ते या उस समय जब हम उनके विषय में विचार करते, जब हम पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालयों में, और उनकी इस किताब को हम सब पढ़ते थे, तो हम देखते थे कि कितनी जीवंतता से उन्होंने किसी व्यक्तित्व को खड़ा किया है। और उसके लिए वह उनके गांव का एक मजदूर भी होता था, तो जो उन्होंने बड़ी बड़ी हस्तियों को देखा, उनके चित्र होते थे, या उनके जिन संबंधियों को उन्होंने खो दिया, जो चले गए, उनके चित्र होते थे। यहाँ तक कि उसमें इंदिरा गांधी के बारे में भी उनके संस्मरण थे, महादेवी के बारे में भी उनके संस्मरण थे, और जिन बड़े लोगों से भी मिली उनके भी उनके संस्मरण थे। और बचपन में जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने देखा था, जब वो मुजफ्फरपुर आए थे। वो छोटी सी बालिका थी और उन्हें दिखाया गया था, तो उसके भी रेखा चित्र में जिक्र है और संस्मरण है। तो ऐसी चीज़ें उषा रानी सिंह की आंखों से ओझल नहीं हो सकती थी। और बोलती रेखाएं एक बहुत महत्वपूर्ण रेखा चित्र संग्रह के रूप में इस साहित्यिक समाज के पास है, जिसको साहित्य समाज नज़रअंदाज करता है और अपनी पसंद के लोगों को उसमें संकलित करता है और आगे बढ़ाता है। इसका दुख मैं यहाँ पर रेखांकित करती हूँ। उनकी दूसरी पुस्तक है कुरान शरीफ, गद्य में कुरान शरीफ और तुलसी चौरा। यह भी रेखा चित्रों का संग्रह है। रेखा चित्रों में इसमें जो रेखा चित्र हैं वह इनकी यायावरी से निकले हुए चित्र हैं।
इन्हें घूमना बहुत पसंद था और इनके सुपुत्र जो फौजी थे उस समय कश्मीर में पोस्टेड थे और उषा रानी सिंह जी अपने सुपुत्र के साथ कश्मीर में थी और वहाँ पर उन्होंने उस कश्मीरी वादियों में, गलियों में, घरों में, चौबारों में घूम घूम कर कैसे व्यक्तित्व को देखा था, क्या क्या अनुभव किया था। ज़्यादातर उसकी कहानियाँ, उसकी रचनाएं, वो स्वयं इसको कहानी ही कहा करती थी इन रेखा चित्रों को, तो उसमें संकलित हैं और अचंभित करती हैं कि कुरान शरीफ और तुलसी चौड़ा को उन्होंने किस प्रकार एक साथ मिलान करते हुए देखा और लिखा, क्योंकि वहाँ की संस्कृति, कश्मीर की संस्कृति कुरान शरीफ और तुलसी चौड़ा की थी और उस लेखिका की नज़र से ये बातें छूट नहीं सकती थी, तो उन्होंने कुरान शरीफ और तुलसी चौड़ा लिखा। लेकिन उसमें और भी विविध रेखा चित्र संकलित हैं जो कि और जगह जब वो घूम रही थी और जैसे जैसे पात्रों से मिली उसको उसमें संग्रहित किया। गद्य को देखें तो उषा जी ने बीएड किया था और उन्होंने एमएड भी किया था और गोल्ड मेडलिस्ट थी। उन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त था, वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट हुई थी हर परीक्षा में। तो उसमें उन्होंने संत कबीर के शिक्षा दर्शन पर उन्होंने काम किया था, क्योंकि उनके रूट में वह शिक्षा दर्शन था। और कबीर को तो कोई भी, हम सब बहुत प्रेम करते हैं और उनके घर का तो माहौल ही था कबीर में, क्योंकि उनके पति का भी कबीर पर विशद काम था, तो कबीर के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक था। और कबीर के ऊपर उन्होंने संत कबीर का शिक्षा दर्शन पर लघु शोध था उनका। बाद में उन्होंने सूर साहित्य पर विशद काम किया और नाटक उपन्यासों पर भी उनको पीएचडी मिली। 60 उपन्यासों पर उन्हें पीएचडी मिली थी। और मैं उनके चिंतन विषयक पुस्तकों की विवेचना करूं तो जीवन और चिंतन और अध्ययन और चिंतन 2 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हुई समय के प्रारंभ में ही, जीवन चिंतन और अध्ययन और चिंतन। और इसमें उनके विविध सामाजिक आलेख प्रकाशित हैं, जो जीवन में उन्होंने कहीं भाषण दिए थे या छोटे छोटे निबंध लिखे थे या समीक्षात्मक निबंध थे और चिंतन परक निबंध थे। ये सारी चीज़ें बृहद पुस्तक का आकार लेती हैं और जीवन और चिंतन और अध्ययन और चिंतन 2 पुस्तकों के रूप में हमारे समक्ष आती हैं। मूल रूप से डॉक्टर उषा रानी सिंह कवयित्री हैं, ऐसी कवयित्री जिसके हृदय के अंदर सितार से झंकृत होते हैं और शब्द फूटते हैं। पंडित रामदयाल पांडे एक महान कवि हैं। चढ़े हिमालय से ऊपर फिर भी ऊपर चढ़ना है, बहुत ही प्रगतिशील लेखन लिखने वाले पंडित रामदयाल पांडे ने कहा था कि उषा रानी सिंह अभिनव महादेवी हैं। सुनकर मन झंकृत हो जाएगा कि उनकी रचनाएं महादेवी से तुलनीय थी, उनकी रचनाएं मीरा से तुलनीय थी। जब प्रभाकर श्रोत्रिय जी पटना पधारे थे तो उन्होंने कहा था कि महादेवी की पीड़ा काल्पनिक पीड़ा है, लेकिन उषा रानी जी की पीड़ा भोगी हुई पीड़ा है। वह कहती हैं, जब से माटी में सोए हो, माटी की अब गंध अधिक सोंधी लगती है। हृदय में बातें चली जाती हैं, जब से माटी में सोए हो, माटी की यह गंध अब अधिक सोंधी लगती है। यह सोंधापन आत्मा में उतर जाता है। उनकी पंक्तियां पढ़ते हुए विगलित हो जाता है मन। इतनी पीड़ा, इतना दर्द और साथ ही इतने जोशपूर्ण रचनाएं भी उन्होंने लिखी, हम जल जल कर मुस्काएंगे। ऐसी ऐसी रचनाएं बाद के समय में मैं अपना एक संस्मरण उनके संदर्भ में सुनाना चाहूँगी। 1999 की बात है। मैं लखनऊ से मेरठ जा रही थी। लखनऊ से ट्रेन से मेरठ जा रही थी, तो ट्रेन में हम एसी चेयर कार में थे और मैं और मेरे पति साथ थे। और मैंने देखा कि नीरज जी उस ट्रेन में सवार थे।
तो मैं उत्सुक हो गई नीरज जी से मिलने के लिए और मैं गई वहाँ, उनको उनका चरण स्पर्श किया। मैं पहली बार उनको देख रही थी और उनसे मिल रही थी, तो मैं अतिशय उत्साहित थी और अत्यंत ही गदगद थी, भाव गदगद थी। उन्होंने महसूस किया, अपने समक्ष बिठाया और पूछा कि कहाँ के रहने वाले हो। मैंने कहा कि मैं पटना में प्रोफेसर हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, पटना में प्रोफेसर हो तो डॉक्टर उषा रानी सिंह को जानते हो? उन्होंने पूछा। तो मैंने कहा हाँ, मैं तो उन्हें जानती हूँ। तो उन्होंने कहा कि उन्हें मेरा संवाद देना। और उन्होंने क्या कहा मित्रों, जरा ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि डॉक्टर उषा रानी सिंह एक अव्वल दर्जे की साहित्यकार हैं पटना में, आपके पटना में। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, उनके साहित्य को पढ़ा है। और आप पटना से हैं तो मुझे उनका स्मरण हो आया है। उनको कहना कि मैंने उनकी पुस्तक आस्था अस्मिता की भूमिका लिखकर उनको भेजी है। जब आप पटना जाइए तो उनको यह मेरा संवाद दीजिए। वैसे मैंने उन्हें चिट्ठी लिखी है। सुनकर भाव गदगद हो गई थी मैं कि नीरज जी ने किस प्रकार डॉक्टर उषा रानी सिंह को उस चलती ट्रेन पर स्मरण किया था। मैंने कहा कि 2 पंक्तियां मुझे आशीर्वाद स्वरूप लिख कर दें। तो उन्होंने लिखा था, तुम निकलो जिन जिन गाँवों से, सूरज निकले उन गाँवों से। मुझे वह पंक्ति आज भी स्मरण है, मैं हृदय में संजो कर रखती हूँ ऐसे लोगों के साथ हुई मुलाकातें और उन शब्दों को। तो उषा जी के बारे में मैं आस्था अस्मिता की चर्चा करूँगी थोड़ी देर में। मैं गद्य से काव्य की ओर चलती हूँ, जहाँ मेरा मन अटकता है चेतना कुसुम की ओर। चेतना कुसुम उनकी पहली रचना है। चेतना कुसुम में उनकी जो रचनाएं हैं वह शुरुआत के समय की रचनाएं हैं। बड़ी ही मासूम प्रकृतिवादी रचनाएं हैं। उसमें ज़्यादातर और अंतःकरण भिगोने वाले बहुत सारे शब्द हैं चेतना कुसुम के अंतर्गत। और चेतना कुसुम के बाद उनकी पुस्तक आती है अमोल उपहार। यह अमोल उपहार ही था जिसने डॉक्टर उषा रानी के विषय में बार बार सोचने को विवश किया लोगों को कि यह पुनः एक महादेवी का जन्म हो गया है। पुनः एक महादेवी ने जन्म लिया है पृथ्वी पर। उनकी रचनाओं में इतना दर्द। मैं अपनी बातें ख़त्म कर लूँगी, उसके बाद उनकी 1-2 रचना मैं अवश्य आप सबको सुनाना चाहूँगी। जो वृक्ष जो तुमने लगाया फूलने फलने लगे हैं, महल जो तुमने बनाया अब कंगूरे सज गए हैं। ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे चित्र, अंदर के भावों को जागृत करती हुई पीड़ाजनक शब्द हृदय में उतरते चले जाते हैं। मैं एक और संस्मरण सुनाना चाहूँगी कि अमोल उपहार पढ़ने के बाद डॉक्टर उषा रानी सिंह की एक फ्रेंड थी जिनका नाम था, वो उस समय अरविंद महिला कॉलेज में प्रोफेसर थी और उनका नाम था डॉक्टर आशा सहाय ने जब अमोल उपहार को पढ़ा तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। मतलब इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ उन शब्दों में है कि वह भोगा हुआ दुख कोई भी औरत उससे अपने आप को जोड़ सकती है। जो 14 साल की अवस्था में एक बालिका जिस कवि को की कविताएं काट काट कर अपने डायरी में चिपकाती है, उससे विलगाव कैसा हुआ होगा, उससे अलगाव कितनी पीड़ादायी हुई होगी कि अमोल उपहार की प्रतियां इस प्रकार बटी, उनके सारे मित्र इस प्रकार लेकर गए कि उसको बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस वो भावनाएं थीं जो उनके मित्रों में बंट रही थी। और आज भी अगर अमोल उपहार मेरे जैसा एक शिक्षक भी पढ़ ले तो अपने आप को संभालना कुछ कठिन तो अवश्य हो जाता है। ऐसी पीड़ा जो दुनिया को जोड़ सकने की क्षमता रखे। इसीलिए श्रोत्रिय जी ने कहा था कि यह भोगा हुआ जो पीड़ा है यह और भी आगे की ओर, महादेवी से भी ज़्यादा आगे की ओर लेकर जाता है। ऐसी वह कवयित्री जिसके बारे में मैं चर्चा करने के लिए बैठी हूँ। मैं आप सबको
वह भूमिका भी पढ़कर सुनाऊंगी। आस्था अस्मिता की प्रति मेरे पास है, जो कि अमोल उपहार के बाद आस्था अस्मिता का प्रकाशन हुआ था, जिसके लिए नीरज जी ने कहा था कि मैंने उसकी भूमिका लिखी है। तो वह भूमिका मैंने अपने समक्ष रखी है, मैं उसको पढ़कर सुनाऊंगी, या तो मैं अभी ही पढ़ दूं क्योंकि बाद में शायद 1 घंटे का समय है मुझे, तो मैं पढ़ न सकूं, तो मैं वह पढ़ देना चाहूँगी। पद्मश्री गोपाल दास नीरज जी ने लिखा था, डॉक्टर उषा रानी सिंह का काव्य संग्रह आस्था अस्मिता राष्ट्रीय कविताओं का संग्रह मात्र नहीं है, स्वातंत्र्योत्तर भारत की ज्वलंत समस्याओं का एक काव्यात्मक दस्तावेज भी है। नारेबाजी से हटकर ये कविताएं भारत की समस्याओं के प्रति एक स्वस्थ चिंतन का परिणाम है। नए बिंबों, नए उपमानों की सजावट से ये कविताएं शब्द विधान के कलात्मक रूप को एक नए धरातल पर प्रतिष्ठित करती हैं। निश्चित रूप से राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जागरूक पाठकों को ये कविताएं अवश्य ही बहुत भीतर तक स्पर्श करेंगी। नई पीढ़ी के लिए तो ये एक ऐतिहासिक प्रमाण पत्र का काम करेंगी। मैं उषा जी के गौरवमय भविष्य के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हूँ। यह दिनकर जी ने उनके समक्ष ये भूमिका में, इस पुस्तक की भूमिका में कहा था। अगर ये बात चल निकली है तो एक कविता भी मैं सुना देना चाहूँगी इसी संदर्भ में। हाँ, उनके मानवतावादी दृष्टिकोण को दिखाते हुए, लता गुल्म तरुवृंद खड़े हैं समाधिस्थ से, लता गुल्म तरुवृंद खड़े हैं समाधिस्थ से, एक पत्र भी हिलता नहीं, नखत चुप चुप है। अंतर बाहर नीला सा आकाश व्याप्त है, विकट पाहुने सी ऊष्मा थिर बैठ गई है। श्रम सीकर से भीगे तन पर मन रूखे हैं, श्रम सीकर से भीगे तन पर मन रूखे हैं, सूखा बाग तराग कुश काश उगे हैं। विभ्रम में सब यत्र तत्र अनमन रूठे हैं, पत्ते सब मुरझाए फूल उदास पड़े हैं। ओ पूंजी के पति शर्म कर होश जगाओ, ओ पूंजी के पति शर्म कर होश जगाओ, स्नेह सलिल रसधार खोलकर कोश लुटाओ, स्नेह सलिल रसधार खोलकर कोश लुटाओ। दिग दिगंत से हवा स्निग्ध हो फिर आएगी, गगन घटा गहराएगी, धरती भीगेगी। लहलह कर पनपेगा जीवन जल थल नभ में, लहलह कर पनपेगा जीवन जल थल नभ में, जय जयकार मचेगी शोर धरा अंबर में। झूम झूम तरु डाली सौरभ लुटा सकेगी, फिर निस्तेज हृदय में धड़कन जाग उठेगी। ठनकेगा नभ मत्त मयूरी नाच उठेगी, जीवन की जल धारा बंधन तोड़ चलेगी। छोटा बड़ा न कोई सब मिल मोद करेंगे, आंगन में ऋषि की प्रतिमा मुस्कान भरेगी। यह रचना क्या किसी प्रगतिवादी कवियों के उन कठोर रचनाओं से कम है, लेकिन किस प्रकार स्निग्ध रूप में एक बराबरी की, एक साम्यवाद की बात की जा रही है। साम्यवादी वह होता है जो मानवतावादी होता है, और मानवतावादी होने के लिए किसी पार्टी के मैनिफेस्टो की जरूरत नहीं पड़ती। हर कवि मानवतावादी है, इसीलिए वह कवि है, इसीलिए वह साहित्यकार है, क्योंकि उसके अंदर मानवता की पीड़ा है, संपूर्ण जगत की पीड़ा है। उषा रानी सिंह इसी प्रेम भाव, इसी साम्य भाव को लेकर चलती हैं। इस संपूर्ण आस्था अस्मिता नामक पुस्तक में राष्ट्रीय चेतना से दीपित साहित्य भरे पड़े हैं। उषा रानी सिंह विविध संस्थाओं में जानी जाती थी, और उस समय उन्होंने बिहार महिला हिंदी साहित्य संगम के नाम से एक संस्था चला रखी थी, बिहार महिला हिंदी साहित्य संगम। मुझे स्मरण है क्योंकि मैं पटना विमेंस कॉलेज में पढ़ती थी, और पटना विमेंस कॉलेज में इसके कार्यक्रम हुआ करते थे, जहां उस समय सिस्टर लिसेडिया प्रिंसिपल थी, और वह भी उस संस्था में थी, और उसकी अध्यक्षा श्रीमती कृष्णा शाही,
जो उस समय कांग्रेस की नेत्री थी और साहित्यिक जुड़ाव से भरी हुई थी, तो वो उसकी अध्यक्षा थी और डॉक्टर उषा रानी सिंह प्रधानमंत्री थी। और उन्होंने बिहार हिंदी साहित्य संगम के नाम से एक सांस्कृतिक साहित्यिक आंदोलन सा चला रखा था। और उस समय शिक्षा मंत्री थे श्री रामराज सिंह। श्री रामराज सिंह शिक्षा मंत्री थे और वह ऐसे कार्यक्रमों को बहुत प्रोत्साहित किया करते थे और पूरे पटना शहर में एक शलाका सी जल गई थी। और उसमें एक छोटी लेखिका से लेकर एक संपूर्णतया प्रतिष्ठित उस समय जो लेखिकाएं लिख रही थी, मुझे कुछ नाम याद हैं, श्रीमती प्रकाशवती नारायण, श्रीमती कुमारी राधा जैसी लेखिकाएं, और भी कुछ नाम थे। सलमा करके एक लेखिका थी जिनकी कविताएं उस समय बहुत पसंद की जा रही थी। तो ऐसी लेखिकाएं उसमें जुड़ी थी। और यह संस्था रजिस्टर्ड संस्था थी और बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही सच्चाई से प्रोत्साहित करती थी लेखिकाओं को आगे आने के लिए। और बाद में इससे लखनऊ की बहुत सारी लेखिकाओं का भी जुड़ाव हुआ था। और वो डॉक्टर शांति शर्मा मुझे स्मरण हो आ रही हैं। डॉक्टर शांति शर्मा भी इस संस्था से जुड़ी हुई थी और कोई भी एक कार्यक्रम हो तो इस कार्यक्रम में वो आए बिना नहीं रह सकती थी, क्योंकि वह कार्यक्रम ही इतना मधुर। और एक कार्यक्रम, जब मैं वहाँ पटना विमेंस कॉलेज में विद्यार्थी थी और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, मुझे स्मरण है, जिसमें 10 साल की बालिका से लेकर 80 साल तक की लेखिकाओं ने भाग लिया था। और बाद के समय में पटना विमेंस कॉलेज में डॉक्टर उषा रानी सिंह को ऐसा कोई भी शिक्षक नहीं थी जो नहीं जानती थी और उनके कर्म को, उनके कामों को नहीं सराहती थी। और सिस्टर लिसेरिया गले लगाकर मिलती थी। इतने कार्यक्रम उस कॉलेज में बिहार महिला हिंदी साहित्य संगम की ओर से हुए, जिसे आज के समय में कहा जाता है कि बिहार में कोई संस्था ही नहीं थी जो महिलाओं के लिए काम करती। इतना बंधा हुआ चिंतन, इतनी छोटी सोच कि जो काम करके लोग गए उसको भुला देना है और नई पीढ़ी को बताना ही नहीं है कि क्या कुछ काम बिहार में हो चुका है, इसकी कोई गिनती नहीं रखनी है। इस सोच के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये नई संस्थाएं जो आगे आती हैं मानती ही नहीं है कि इसके पहले उषा रानी सिंह नाम की एक साहित्यकार थी जिसने बिहार महिला हिंदी साहित्य संगम नाम की के संस्थान के साथ कितना कुछ काम किया था। मैं पुनः उनकी रचनाओं पर उतरती हूँ जब मैं उनकी सामाजिकता को ध्यान में रखती हूँ, उनके साहित्यिक कर्म को ध्यान में रखती हूँ, उनके सबको एक नज़रिए से देखने के दृष्टिकोण को परखती हूँ, तो मुझे आज क्षोभ होता है कि आज वैसा चिंतक, वैसे लोग नहीं रहे, वैसे शिक्षक नहीं रहे। अफसोस होता है जिस शिक्षक के लिए लोग पहले शिक्षक को ही सर्वोत्तम माना करते थे। कबीर साहब भी कह गए, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। लेकिन उस गोविंद के ऊपर चर्या करना, अगरबत्ती दिखाना लोग करते हैं, लेकिन इस गुरु को कोई नहीं देखना चाहता, जो गुरु किस प्रकार एक पूरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करके चला गया। मैंने पहले भी कहा था कि कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थी जो मेरे विद्यार्थी थे, वो अगर कुछ कोर्स छूट जाता और कुछ नहीं पढ़ पाते तो उन्हें उनके पास डॉक्टर उषा रानी सिंह से सीधा संपर्क करने का रास्ता था और वो जहाँ भी होती उनसे फ़ोन पर वो पढ़ाई करते। ऐसे इतिहास छोड़ गए जो शिक्षक, जिसकी चर्चा करना आज के साहित्यकार गवारा नहीं करते। मैं उनकी अलग एक किताब उनकी मुझे स्मरण आ रही है, आकाशगंगा। आकाशगंगा के अंदर चारों आश्रम हैं। यह एक बड़ी विशिष्ट सी मोटी सी पुस्तक है, ग्रंथनुमा, जिसमें
चारों आश्रम रचनाओं की उसमें दिखाई देता है, यानी बाल्यावस्था से किशोरावस्था, वृद्धावस्था और अंत के समय में किस प्रकार विचार बदलते हैं, भावभूमि बदलती है, दर्शन बदलता है और लेखन की शैली बदलती है। वह आकाशगंगा एक महान कविता संग्रह है जिसके चारों खंड अलग अलग प्रस्थान के रूप में उसके अंदर हैं और छोटी छोटी रचनाएं बच्चों के संदर्भ में शुरुआत में मिल जाएंगी और एक कवि किस प्रकार परिपक्व होता चलता है वह अंतिम परिणति तक वो रचना चलती है। उसके मैं पृष्ठ पलटकर उसके उन प्रस्थानों की चर्चा मैं करूंगी। इसके पहले एक सबसे खूबसूरत बात हुई कि मैं मॉरिशस गई थी, जहाँ विश्व हिंदी सम्मेलन में मॉरिशस गई थी। डॉक्टर उषा रानी सिंह नहीं रही, लेकिन कुछ ऐसे साहित्यकार जिन्हें मैं बहुत पसंद करती हूँ उनकी पुस्तकें अपने साथ रखती हूँ। महादेवी की कुछ रचनाएं, कुछ डॉक्टर उषा रानी सिंह की रचनाएं और कुछ नए लेखक जो मुझे बहुत पसंद हैं उनकी रचनाएं एक दो मैं अवश्य रखती हूँ। जहाँ जाऊँ उसकी थोड़ी चर्चा करूँ। ऐसे में जब मैं मॉरिशस गई थी तो वहाँ विश्व हिंदी सचिवालय में उनकी एक पुस्तक देकर आई थी, रस गगन गुफा से अजर झरे। यह उनकी अंतिम रचना है संभवतः, रस गगन गुफा से अजर झरे। हालांकि उनकी बहुत सारी रचनाएं प्रकाशित नहीं हैं, अभी भी पांडुलिपियों के रूप में रखी हैं, लेकिन रस गगन गुफा की से अजर झरे इसलिए वहाँ मांग हुई कि वहाँ मैंने उस रचना से एक दो कविता पढ़ी और वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस पुस्तक की मांग कर दी और सौभाग्य से वह पुस्तक हमारे पास थी और मैंने विश्व हिंदी सचिवालय को वह पुस्तक भेंट की। ऐसी बहुत सारे मित्रों के कमेंट्स आ रहे हैं। मैं जब बोलती रहती हूँ तो मैं इधर कमेंट्स नहीं देख पाती और मैं धारा प्रवाह बोलती चली जाती हूँ, क्योंकि मैं उस मनस्थिति में पहुँच जाती हूँ, उस भावभूमि में पहुँच जाती हूँ जब वह व्यक्तित्व मेरे समक्ष आ खड़ा होता है। तो इसीलिए मैं अपने लोगों को जो कमेंट कर रहे हैं उन्हें मैं देख नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं एक ही बार आप सबके कमेंट्स अवश्य देखूंगी और मैं जानती हूँ कि मुझे भी प्रेम करने वाले लोग बहुत हैं और सब आकर अभी जुड़े हैं मुझसे और अच्छे अच्छे कमेंट भी कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने लिखा है आकाशगंगा पढ़ना चाहूँगी। मैं प्रतियां तो मेरे पास नहीं हैं, लेकिन उपलब्ध करवाई जा सकती हैं और उनकी रचनाओं को अगर लोग पढ़ें, समझें, उनके बारे में लिखें, समीक्षा करें तो बहुत खुशी की बात होगी। हम जो नई पीढ़ी के लोग हैं, हमारा यह काम है कि हम ऐसे लोगों को किस प्रकार खोद कर लोगों ने कबीर को निकाला होगा, किस प्रकार खोद कर सूर को निकाला होगा, बड़े बड़े कवियों को निकाला होगा जिन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं कहा था, कुछ नहीं लिखा था, बस कहकर चले गए। शब्द तो ब्रह्म है, शब्द तो ब्रह्म है, कह दिए जाते हैं, उच्चरित होते रहते हैं, वो बार बार आपकी आत्मा में प्रवेश करते हैं। उसी प्रकार उषा रानी सिंह ने अपने लिए कुछ नहीं किया, बस लिख कर चली गई। अब आपका काम है, हमारा काम है, लोगों का काम है, उसको निकालो और उसको फिर चर्चित करो, फिर उनके संदर्भ में बातें करो। उनका संपूर्ण व्यक्तित्व इतना विशाल व्यक्तित्व था और देखने में इतनी साधारण, इतनी सादा कि कोई सामान्यतया लोग विश्वास ही नहीं करते थे कि वो पढ़ी लिखी भी है। जिसका बालापन मुंबई के कॉन्वेंट में गुजरता है, उस महिला ने अध्ययन की चरम सीमा पार की, फिर भी लोगों को देखकर लगता नहीं था कि वो पढ़ी लिखी भी हैं। लोग पूछा करते, जो सामान्य लोग उनसे मिलते तो उनसे पूछा करते कि क्या आपने पढ़ाई भी की है, और जब वो जानते ये विश्वविद्यालय प्रोफेसर हैं तो दंग रह जाते। इतना सादा उनका रहन सहन, इतना प्रेमिल उनका व्यवहार और इतना बड़ा उनका दार्शनिक चिंतन कि वह दुनिया में
बड़े से बड़े मंच पर जब वो बोलती तो समा बंध जाती, उनकी जुबान से फूल की तरह शब्द बिखरते और लोग मंत्रमुग्ध होकर। यहाँ बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में साहित्य मंत्री रही थी और साहित्य मंत्री के रूप में उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए थे। उन्होंने संपूर्ण देश के लोगों को आमंत्रित किया था, उनकी रचनाओं को पर चर्चाएं की थी, बहुत सारे सांस्कृतिक सामाजिक साहित्यिक काम किए थे। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के माध्यम से आज उसकी भी चर्चा नहीं होती, उन गए हुए लोगों की भी चर्चा नहीं होती, लेकिन यह है कि वहाँ अभी जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर श्री अनिल सुलभ जी, वह उनकी जयंती मनाते हैं और उनके लिए उनको स्मरण रखते हैं, क्योंकि उनके रहते डॉक्टर उषा रानी सिंह को उन्होंने देखा था साहित्य सम्मेलन में, उनका नैकट्य पाया था, तो वो उनको स्मरण रखते हैं। इस बात की खुशी इस पीढ़ी को है, हमें है। लेकिन साहित्य समाज जिसका दायित्व होता है अपना प्रेम भाव रखना, अपने किस प्रकार छायावादी कवियों ने एक दूसरे को विश्लेषित करते हुए, एक दूसरे को समझते हुए, सबका अस्तित्व स्वीकार करते हुए अपने कदम बढ़ाए थे। अगर हम सकारात्मक रूप से अपने कदम नहीं बढ़ाएंगे तो यह दुनिया अच्छे लोगों से खाली हो जाएगी। हमें सकारात्मक रहना है, हमारे शब्द विलुप्त नहीं होंगे। अभी कुछ ही दिन पहले मैं एक संस्था में थी, उस संस्था में जो कुछ मैंने देखा मैं आश्चर्यचकित हो गई। पढ़े लिखे लोग क्या इतनी छोटी सीमाओं में रहते हैं? मैं आश्चर्यचकित हो गई, जिनके बारे में मेरी विशाल धारणाएं थी, उन धारणाओं को खंडित होने के इतने सारे अवसर मिले। मैंने सोचा कि क्या पढ़ना लिखना मनुष्य को इतना छोटा बना देता है? तो पढ़ लिख कर हम बड़े हो जाएं, हम उषा रानी सिंह बने। उषा रानी सिंह ने कभी नहीं दावा किया कि वो इतनी बड़ी विदुषी हैं, इतने ऊंचे संस्कार हैं उनके, इतनी पढ़ी लिखी और ऐसी कवयित्री जिसकी कविता उनके मजबूत इरादों वाली एक कविता अब मेरी इच्छा हो रही है मैं आप सबके समक्ष रखूं। डॉक्टर उषा रानी सिंह की को कोमल और कठोर दोनों ही कहा गया है, तो उनकी एक कविता मुझे बार बार स्मरण होती है, आंचल की ओट। पति के जाने के बाद जब उनके पति लोकांतरित होते हैं दूसरी दुनिया की ओर, तो वो क्या महसूस करती हैं? वो कोई कमज़ोर नहीं जो टूटकर बिखर जाएं। पीड़ाएं अपनी जगह हैं, संवेदनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन कर्म अपने जगह हैं। कर्म का जो योगी होता है वह ऐसी पंक्ति लिखता है जो मैं अभी आपको सुनाऊंगी। न भागूंगी तुम्हारे चमन को वीरानियों में छोड़कर, न भागूंगी तुम्हारे चमन को वीरानियों में छोड़कर, सजाऊंगी नखत में व्योम में कठिनाइयों को मोड़कर, उड़ाऊंगी चरण की धूल पथ के पत्थरों को तोड़कर, खिलाऊंगी हजारों फूल विपदा के सभी झकझोरकर। तुम्हारे चिन्ह बाकी हैं, प्रगति के दीप जलते हैं, दिशाओं में अभी रोशनी तेरी दीप्त बाकी है। करूंगी सुगम पथ को निविड़तम में उस सहारे से, अभी तो नीति बाकी है, तुम्हारी रीति बाकी है। तुम्हारी साधना के दर्प पर मोती लुटाऊंगी, तुम्हारी साधना के दर्प पर मोती लुटाऊंगी, तुम्हारी हिम अटल धृति पर मैं सब कुछ वार जाऊंगी। न भागूंगी कभी कर्तव्य पथ में मैं विमुख होकर, न भागूंगी कभी कर्तव्य पथ में मैं विमुख होकर, नहीं दिग्भ्रमित होकर प्राण को यूं ही गवाऊंगी। निचोड़ूंगी मरु की भूमि से मैं जिंदगी का रस, निचोड़ूंगी मरु की भूमि से मैं जिंदगी का रस, हवाओं में तुम्हारे गीत की अनुगूंज बाकी है। बढ़ाऊंगी ध्वजा तेरी अभी तक सांस बाकी है, न छोड़ूंगी धरा को जब तलक एहसास बाकी है। न आऊंगी तुम्हारे देश में तेरे सपन को तोड़कर, न आऊंगी तुम्हारे देश में तेरे सपन को तोड़कर, मुझे तो ताप ही अपना जीऊंगी जगत से ही जोड़कर, सजाऊंगी धरा को प्राणपण से स्वर्ग से ही होड़कर, छिपाऊंगी तुम्हारे दीप को निज अंचलों की ओट कर। उन्होंने सारे कर्तव्य किए और अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को भी पूर्ण संरक्षण दिया जो माता पिता बनकर एक महिला दे सकती थी। इतनी मजबूती से वह संरक्षण दिया।
छिपाऊंगी तुम्हारे दीप को निज अंचलों में ओट कर, न भागूंगी तुम्हारे चमन को वीरानियों में छोड़कर, सजाऊंगी नखत में व्योम में कठिनाइयों को मोड़कर। ऐसे शब्द जो झंकृत कर दें, जो जोश से भर दें, उनकी पीड़ा को इतनी उज्ज्वलता भर दें कि महादेवी की दीप शिखा बन जाए। सब बुझे दीपक जला लो, घिर रहा तम, आज दीपक रागिनी अपनी जगा लूं। दीपक राग जला लेंगे, प्रकाश बिखेर देंगे, चिंता क्या है। किसी भी आंधी से घबराने की जरूरत नहीं है अगर अंतः की दीप शिखा प्रज्वलित है। ऐसी उस कवयित्री को देवशील मंच ने अवसर दिया चर्चा करने की। मैं पुनः पुनः देवशीला का आभार बोलूंगी। उनकी रचनाओं में एक रचना जो छूट गई है मुझसे, वह है अंतर यात्रा। जैसे जैसे उनके जीवन का विकास होता गया, उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे उनके चिंतन में भी फर्क आता चला गया। और वह अंतिम कविता उनकी रचना जो अभी मिलती है वह है रस गगन गुफा से अजर झरे। लेकिन अंतर यात्रा भी उनकी एक आंतरिक यात्रा भी थी। वह योगिनी थी, वह ध्यान और इन चीज़ों में लगी रहती थी। तो ये भी लेकिन उसका दर्शन वही था, अपने कर्म योग के माध्यम से इस जीवन को छोड़ना है, परम ब्रह्म में मिलना है, उस लक्ष्य की ओर बढ़ना है। लेकिन काम के पद चिन्ह छोड़ जाना है जो हम करते हैं। भगवान ने हमें जीवन यूं ही नहीं दिया है, बहुत कुछ सोच विचार कर। अभी मैं कल ही किसी के वक्तव्य सुन रही थी जो वो कह रहे थे BHU के मंच से कि यह जीवन में सब कुछ निश्चित है। भगवान अगर कोई एक बड़ा काम करके जाता है तो यानी भगवान ने उसको चुना था उतने बड़े कर्म करने के लिए। तो वह बड़े कर्म करने के लिए वह पैदा हुई थी। ईश्वर ने उसको, उस डॉक्टर उषा रानी सिंह को इतनी शक्ति देकर, इतनी संकल्प शक्ति देकर, इतनी ऊर्जा देकर इतनी पीड़ाएं और इतना संघर्ष दिया था, जिन संघर्षों को करते हुए वह शिव पार्वती की जोड़ी कहलाई। और कभी भी शिव जी को उसके निर्णय के लिए अफसोस नहीं करना पड़ा। वह बराबर ही उस संघर्ष में साथ रही और अपने व्यक्तित्व को इतना विराट बना लिया कि उस विराट व्यक्तित्व से सिर्फ अच्छाइयाँ झरी, सिर्फ अच्छे शिक्षण झरे, अच्छी किताबें निकली और समाज को बहुत कुछ दिया उन्होंने। एक अत्यंत सफल और समर्थ महिला, जो महिला आज अपने आप को कमजोर कहती है, आरक्षण की मांग करती है, महिलावादी नारे लगाती हैं, उनको ऐसे लोगों को पढ़ना चाहिए, ऐसे लोगों को देखना चाहिए। महिला बहुत सशक्त होती है। अपने अंदर की छोटी वृत्तियों को छोड़ दें, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब छोड़ दें। जब मैं महिलाओं के संगठन में गई तो जो इल्जाम लगाए जाते थे महिलाओं के ऊपर, मैंने बहुत कुछ सच पाया। क्योंकि अभी अपने अंदर ही ताकत बटोरनी है और अपने आप को साबित करना है, न कि हम दूसरे को पांव खींचें, उससे अच्छा अपना विकास करें। ऐसी महिलाएं महादेवी वर्मा बार बार कहती रहीं। महादेवी वर्मा के भाषण के कुछ अंश मुझे स्मरण है। उन्होंने कहा था कि महिलाएं क्या करती हैं, अपने बालों को बया का घोंसला बना दिया, यही उनके वर्ड थे। अपने बालों का बया का घोंसला बना दिया और विचित्र प्राणी की तरह दिखाई दे रही हैं। और ये इनकी खूबसूरती है क्या? खूबसूरती वह है जो अंतःकरण से प्रस्फुटित होता है। अंतःकरण से उनके ज्ञान, उनकी शिक्षा, उनके व्यवहार, उनका सांस्कृतिक चेतना, उनके अंदर की चीजें जब चेहरे पर प्रतिभासित होती हैं, सौंदर्य वह होता है। सौंदर्य वह नहीं होता कि अपने बालों को इतना बड़ा जूड़ा बना लिया, इसके बया का घोंसला। वो बया का घोंसला शब्द दिया था उन्होंने, इसलिए मैंने सुना था उनका भाषण साहित्य सम्मेलन में, तो मुझे स्मरण हो गया और हम बाद में हंसा करते थे कि किस प्रकार उन्होंने अपना क्षोभ व्यक्त किया था। तो हम अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए जो चेष्टाएं करते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा है हम दो चार पंक्तियां पढ़ें, हम साहित्य सर्जन करें, साहित्य पढ़ें। आज की महिलाएं बहुत लिख रही हैं, अपने आप में डूब रही हैं, अपने अंदर से साहित्य उत्सर्जित कर रही हैं, सबके मंच पर आकर लिखती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब ये बैठकर
बातों में समय नहीं गवाती, वो अपने अंदर उतरती हैं और अपने अंदर से मोती मन के चुन चुनकर शब्दों में पिरोती हैं और इन मंचों पर लाती हैं। भले ही उसमें कुछ व्याकरणिक दोष हो सकते हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है, जिसके लिए वर्कशॉप हो सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो लिखते हैं उनको एक भाषा का वर्कशॉप ही करना है। चिंतन तो उनके अंदर है ही, भावनाएं अंदर हैं, संवेदनाएं अंदर हैं, शब्द अंदर हैं, बस वो बहुत सुंदर अभिव्यक्ति देते हैं। कहीं कहीं भाषा का दोष होता है जो अगर एक वर्कशॉप के अंदर से निकलें तो वो भाषा का दोष खत्म हो जाएगा और बहुत सुंदर सुंदर कवयित्रियाँ निकलेंगी। तो महिलाओं के लिए डॉक्टर उषा रानी सिंह से उत्तम चरित्र, उत्तम व्यक्तित्व समक्ष नहीं होगा, उनको पढ़ने की आवश्यकता है, गुनने की आवश्यकता है। और यह जो मुझे अवसर मिला डॉक्टर उषा रानी सिंह को कहने के लिए, क्योंकि मैंने उनको बहुत अच्छे से समझा है, उनको समझ बूझकर उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का आकलन करके आज मैं संपूर्ण दुनिया के समक्ष रख रही हूँ कि एक बालिका जो कहाँ जन्म लेती है और कहाँ बढ़ती है और किस स्तर तक कि वर्ल्ड हु इज़ हू में उसका नाम होता है, एशिया पैसिफिक हु इज़ हू में उनका नाम होता है, ऐसी उस महिला को समझना होगा और उनके ऊपर काम करने होंगे। अभी उनके ऊपर एक PhD सबमिट हुई है। आगे की पीढ़ियों से भी मैं अपेक्षा करूंगी कि उनको पढ़ें, उनके संदर्भ में लिखें और प्रेरित हों। महिलाओं के लिए महिलाओं का सुंदर स्वरूप, ऐसा विराट स्वरूप समक्ष हो जिससे प्रेरणा पाकर हम आगे बढ़ें। मेरा समय 8:30 बजे तक का था, तो शायद मैंने अपने समय को सदुपयोग किया। मैंने आप सबसे मैं कमेंट्स देख रही हूँ और मैं उसके जवाब नहीं दे पा रही क्योंकि मुझे अपनी बात कहनी है, लेकिन मैं महसूस कर रही हूँ कि बहुत ही हृदय से लोग जुड़े हैं इस व्यक्तित्व से, देवशील मंच से। और बार बार मैं रश्मि अभय को मंगल कामनाएं दूंगी, बहुत ही अप्रिशिएट करूंगी कि वो इस मंच के माध्यम से साहित्य जगत में जगत के लोगों को आमंत्रित करती हैं, जिससे उनके माता पिता का यह नाम चिरस्मरणीय होता है और साथ ही साहित्य चर्चा करके एक सुंदर समाज बना रही हैं। इसके लिए मैं रश्मि अभय को बहुत बहुत बधाई और मंगल भाव देती हूँ और डॉक्टर उषा रानी सिंह के संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रणाम करती हुई मैं एक अंतिम कविता उनकी पढ़ना चाहूँगी, जिसके लिए उनको पीड़ा की कवयित्री कहा गया था। बहुत सारी रचनाएं हैं ऐसी, लेकिन एक मैं चुनकर लाई हूँ जिसे मैं पढ़कर अपना कथन समाप्त करना चाहूँगी, जो उन्होंने अमोल उपहार अपने पति को समर्पित किया था, जिस पति की रचनाएं वह बाल्यावस्था से चिपकाया करती थी। हालांकि उम्र का ज़्यादा फर्क नहीं था, लेकिन उनके पति बहुत कम उम्र से लिखना शुरू कर चुके थे और इस प्रकार प्रतिष्ठित कवि थे डॉक्टर सीताराम दीन कि उनकी रचनाएं बहुत छपा करती थीं और कम उम्र में इनको उपलब्ध हो जाया करती थीं। न जानते हुए परियों की कहानी सी यह कहानी, फेरी टेल लव स्टोरी की तरह यह कहानी दुनिया के लिए चिरस्मरणीय है। दोनों संघर्ष करके किस प्रकार मजबूती से अपना स्थान सुरक्षित करते हैं पृथ्वी पर और अपने मजबूत कदमों के निशान छोड़कर जाते हैं। उसी पति को समर्पित उनकी एक यह अंतिम रचना अमोल उपहार की मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूँगी। भिक्षुणी बनकर कभी झोली बढ़ाई सामने, भिक्षुणी बनकर कभी झोली बढ़ाई सामने, मोल मुझको ले लिया चुटकी भरी जब मांग में। 100 सुनहले दीप जगमग से जले सुनसान में, झोपड़ी में यों उतर आया महल अनजान में। झोपड़ी में यों उतर आया महल अनजान में, सुख सुहाग सौरभ बिखेरा था तुम्ही ने आंगने। फूल अनगिन खिल गए थे जिंदगी में प्राण में, आज कैसा राग अनमिल गा दिया है आपने। आज कैसा राग अनमिल गा दिया है आपने, झड़ गए पत्ते हरे सब फूल भी मन भावने। आज भी झोली भरी है आंसुओं के ताप से, आज भी झोली भरी है आंसुओं के ताप से, दर्द के आखर बने मोती ढुलकते आप से। दर्द के आखर बने मोती ढुलकते आप से,
थे कभी सौभाग्य तुमसे जो मिले वे दान में, आज मैं लौटा रही हूँ वह तुम्हें उपहार में। ये थे कभी सौभाग्य तुमसे जो मिले वे दान में, आज मैं लौटा रही हूँ वह तुम्हें उपहार में। दोष तुमको दे नहीं सकती विरह के गान में, दोष तुमको दे नहीं सकती विरह के गान में। भाग्य में यह रच दिया होगा किसी भगवान ने, भाग्य में रच दिया होगा किसी भगवान ने। यानी वह यह दोष अपने उस साथी को नहीं देती, दोष भी देती है तो उस परम ब्रह्म को जिसने इस जोड़ी को इस पृथ्वी पर तोड़ दिया था, लेकिन आत्मा से वह जोड़ी हमेशा बनी रही, हमेशा साथ साथ स्मरण किए गए। पूरा समाज हमेशा ही शिव पार्वती को प्रेम से याद करता रहा, आज भी स्मरण करता है। आज भी साहित्य समाज उनके दिए हुए साहित्य से अत्यंत समृद्ध है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कथन समाप्त करती हूँ। देवशील को बहुत बहुत मंगल कामनाएं प्रेषित करती हुई मैं रश्मि अभय को आशीर्वाद देती हूँ। बहुत आभार, धन्यवाद, आप सब मुझसे जुड़े।